नमस्कार साथियों, प्लेटफॉर्म टीचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जितने भी साथी नहीं जुड़ पाए हैं वो सभी लोग लाइव आ जाइए। साथियों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के सेट संख्या 81 के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखने वाले हैं। तो जितने लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं वो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए ताकि हम लोग एक बेहतरीन सेशन को जल्द से जल्द शुरू कर सकें। जी सभी लोगों को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त है, बढ़िया है। जय राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए ताकि एक बेहतरीन सेशन को हम लोग जल्द से जल्द शुरू कर सकें। साथियों, बेहतर तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चंस को आपको नोट्स बनाना है, कॉपी बनाते रहिए और जितने भी प्रश्न मैं कराता हूं उसको आप नोट करते हुए चले जाइए। मतलब एक महीने तक अगर इसको नोट कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि अपने आप को इस स्तर पर पाएंगे कि क्वेश्चंस आपके सामने और आपके उत्तर उसके तुरंत अपोजिट में चले जाएंगे। मतलब उसके विपरीत तुरंत आपके आंसर मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो एकदम तैयार रहिए, बेहतरीन तरीके से एक एक चीजों को, एक एक प्रश्नों को नोट करते हुए आगे की तरफ बढ़ने का हम लोग प्रयास करेंगे। मेरे दोस्तों, आइए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वैसे आज के क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े इजी हैं, यानी ग्रामर पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं। जी नमस्कार, सभी लोगों को प्रणाम। कौन कौन से लोग हैं भाई जुड़े हुए हैं? बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं। मयंका श्रीवास्तव जी हैं और रवीना जी हैं, सरिता हैं, राजीव रंजन हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल हैं और बहुत सारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपको बताना है पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि जो क व्यंजन है इसके विषय में कौन सा आपका सही है। पहला दिया हुआ है अल्प प्राण है, यह अल्प प्राण है, अघोष है, स्पर्शी है, कंठ ध्वनि है। आगे कह रहा है कि महाप्राण है, घोष है, स्पर्शी है और कंठ ध्वनि है। आगे कह रहा है कि अल्प प्राण है, घोष है, संघर्षी है और तालव्य ध्वनि है। तो पहली बात तो यह है, मैं यहीं से खारिज कर दूंगा कि जो क वर्ग है, जैसे हम जब उच्चारण करते हैं कि क ख ग घ अंग, तो ये ध्वनियां हमारे कंठ से निकलती हैं और कंठ से निकलने वाली ध्वनियों को हम लोग कंठ ध्वनि के नाम से जानते हैं। मेरे साथियों, हम लोग जब क वर्ग की बात करते हैं, मेरे ध्यान से देखेंगे आप, क वर्ग की जब बात करते हैं तो क वर्ग में आपके क ख ग घ ये सभी आ जाते हैं। जब हम लोग बात च वर्ग की करते हैं तो च वर्ग में आपके च छ ये सभी आ जाते हैं। जब हम लोग ट वर्ग की बात करते हैं तो ट वर्ग में आपके ट ठ ड ढ अंग, ट ठ ड ढ हो गया ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प वर्ग की, तो प फ ब भ म। एक मिनट रुक जाना। त वर्ग की बात करते हैं तो त थ द ध न, त थ द ध न। और प वर्ग की बात करते हैं तो आप कहेंगे प फ ब भ म। आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहां पर पूरा नहीं लिखा है, बस समझने का प्रयास करेंगे। यहां से लेकर के यहां तक की हम जब बात करते हैं तो क वर्ग का उच्चारण हमारी कंठ की ध्वनि से होता है। किससे होता है? कंठ की ध्वनि से होता है। हम लोग कहते हैं क ख ग घ अंग, ये कंठ ध्वनि मानी जाती है, इसको हम लोग कंठ ध्वनि कहते हैं। ध्यान में रखेंगे, आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग साथियों कंठ ध्वनि मानते हैं। ठीक है। और जब हम लोग च वर्ग की बात करते हैं तो इसका उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है, इसलिए इसको तालव्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। ट वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होने के कारण इसको हम लोग मूर्धन्य ध्वनि के नाम से जानते हैं। त वर्ग की बात करते हैं तो हम कहते हैं त थ द ध, यानी हमारा जीभ का अगला हिस्सा जो ऊपरी दांत है इसके पिछले भाग से आकर के टच करता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं दंत वर्ण। क्या बोलते हैं? दंत वर्ण। और ध्यान में रखेंगे, इसके बाद हम लोग जब प वर्ग की बात करते हैं तो हम कहते हैं प फ ब भ म, तो हमारे दोनों ओठ आपस में सटते हैं और जब दोनों ओठ सटते हैं तो इसको हम लोग ओष्ठ व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसके उच्चारण हमारे ओठ से होने के कारण इसको हम लोग ओष्ठ व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। साथियों, एक बात और ध्यान में रखेंगे आप लोग, सभी क्या उच्चारण स्थान मैंने बता दिया है आपको। एक बात और ध्यान में रखना है कि क वर्ग से लेकर के और आपका प वर्ग तक इनको हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम लोग वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह किसी न किसी वर्ग से संबंध रखते हैं, इसलिए वर्गीय व्यंजन इनको कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन में कुल मिलाकर के एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और कुल 5 वर्ग होते हैं, इसलिए 5 × 5 इज इक्वल टू होता है 25। यानी कुल वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25 है। ये आप कह सकते हैं। इसके बाद जब बात करते हैं हम लोग की, जब क वर्ग इसका उच्चारण, यानी इन वर्गों के वर्णों का उच्चारण हमारे मुख के किसी न किसी भाग से होता है और साथ ही साथ जीभ हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए हम लोग इसको स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं।
स्पर्श व्यंजन भी इसको कहते हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं यहाँ पर, बहुत सारे साथी, और आंसर भी दे रहे हैं। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोगों को नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, मस्त है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अघोष भी होता है, अघोष। और ध्यान में रखेंगे कि यहां पर अल्प प्राण दिया हुआ है। अल्प प्राण क्या होता है? किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होता है यह अल्प प्राण होता है। तो पहला अल्प प्राण है, यानी क दिया हुआ है, अल्प प्राण हो जाएगा। अघोष क्या होते हैं? तो आप कहेंगे पहला दूसरा अघोष, पहला और दूसरा अघोष हो जाता है। तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष होते हैं। स्पर्शी है ही, मुख के किसी न किसी भाग से इनके उच्चारण में जीभ हमारी स्पर्श करती है। और कंठ ध्वनि भी होता है, इसका उच्चारण कहां से होता है? कंठ से होता है, इसलिए कंठ ध्वनि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट होंगे। आज बहुत कम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज हिंदी व्याकरण के हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। और बहुत सारे साथी हैं जिनको मुझे लगता है कि व्याकरण बहुत ज्यादा ही आता है। सो इसीलिए आप लोग आज उपस्थित कम है ना? चलिए, आपको बताना है कि सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई है। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? सुश्री होगा, या फिर हिमा दास होगा, या प्रथम होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि सुश्री हिमा दास जो है यह दौड़ में प्रथम आई है। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा होगा? देखिए, हम लोग जब कहते हैं दौड़ की बात जब करेंगे, दौड़, तो जो दौड़ होगा यह आपका भाववाचक संज्ञा है। क्या है? तो आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञाओं की जब बात करते हैं तो जितने भी महसूस करने वाली चीजें हैं, जैसे प्रेम हो गया, क्रोध हो गया। अब ये मत कहना कि दौड़ आपका क्रिया है, क्योंकि दौड़ना क्रिया है, लेकिन दौड़ आपका भाववाचक संज्ञा होता है, दूसरी नहीं होगा। प्रेम, क्रोध, मिठास, ठीक, यौवन, जवानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा, है ना? ये सभी आपके भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। और यहां पर दे नहीं रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई पर जाना पसंद करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? आज के क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं, और मुझे लगता है कि इस वजह से आपके आंसर भी बहुत सारे लोगों के आ गए होंगे, इसलिए बहुत सारे कम लोग लाइव भी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन आप लोग एक एक क्वेश्चंस को छोड़िए मत, इसके बहाने आपके रिवीजन बहुत ज्यादा हो जाएंगे। करें दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से, जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा विद्यालय, यानी विद्या धन आलय। हम बात करते हैं विद्यालय की, विद्या धन आलय। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि विद्या में आ स्वर है, आलय में आपका आ स्वर है, ठीक है। आ के साथ आ का योग जब होता है तो बनता है आपका आ, क्या बन जाता है? आ बन जाता है। ये दो निकटवर्ती वर्ण हैं, इसका आ यानी पहले वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण, ये जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं तो हम कहते हैं कि विद्यालय जो होगा यह संधि युक्त शब्द है। विद्यालय क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि संधि का निर्माण हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आइए देखते हैं, विकल्प संख्या सी आपका सही हो जाएगा। वाक्य नहीं होता है, वाक्य जो होता है, वाक्य के निर्माण बेसिकली होते कैसे हैं? तो कर्ता, कर्म और क्रिया। वाक्य का स्ट्रक्चर होता है कि कर्ता, कर्म और क्रिया, ये वाक्य के स्ट्रक्चर में आते हैं। हालांकि बिना कर्म के भी वाक्य का निर्माण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान में रखेंगे दोस्तों, कभी कर्ता के अभाव में वाक्य का निर्माण नहीं होता है। अलग की बात है कि कर्ता वाक्य में छिपा भी हो सकता है और कर्ता वाक्य में दिखा भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे हमने कहा कि पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक पढ़ी गई कर्ता आपको यहां पर छिपा हुआ है, लेकिन कार्य किसी के द्वारा होता हुआ प्रतीत होता है, तो कर्ता दोनों दृष्टिकोण से वाक्य में हो सकता है। संधि विच्छेद क्या होता है? जैसे हमने कहा विद्या धन आलय, तो ये आपका संधि विच्छेद है, इसको कहेंगे हम लोग संधि विच्छेद। संधि विच्छेद बेसिकली होता क्या है? संधि विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया आपकी संधि विच्छेद कहलाती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यहां पर कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची नहीं है?
आपको काग का बताना है कि कौन सा इसका सही पर्यायवाची नहीं है। वायस, कागा, कहते हैं ना, कागा तो उड़ गए मीठी बानी बोल के, आपने गाना सुना होगा, कागा तो उड़ गया मीठी बानी बोल के, बैठी हूं मैं छत पर घूंघट पट खोल के, लता जी का गाना आपने सुना होगा। तो कागा का मतलब क्या होता है? कौवा। ठीक है। वायस, काग, करठ, पिसुन, काग, ठीक है, करठ, पिसुन, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि ये सब है, लेकिन रासव नहीं है। रासव जो होता है यह गधा का पर्यायवाची होता है। किसका? गधा का। गधा का पर्यायवाची होता है गर्दभ। क्या होता है? गर्दभ होता है, रासव होता है, वेसर होता है, वेसर होता है, धूसर होता है, धूसर होता है, चक्रीवान होता है, चक्रीवान होता है, वैशाख नंदन होता है, ठीक है। ये सारे आपके कुछ महत्वपूर्ण हमने पर्यायवाची शब्दों को लिख दिया है। रासव इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि रासव जो होता है यह कौवे का पर्यायवाची, काग का पर्यायवाची नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको उत्तर बताना है कि इसमें से सही क्या होगा। कमेंट बॉक्स में एक बार जितने भी साथी हैं सभी लोग उत्तर बताइए। पहला कह रहा है, आपका क्वेश्चन है कि अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मेरे दोस्तों आपको बताना है कि अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ज्ञ का अर्थ होता है जानना, अ का मतलब होता है नहीं। जो कुछ भी नहीं जानता है उसे अज्ञ कहते हैं। इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बोल रहा है विज्ञ होगा, अनभिज्ञ होगा, मूर्ख होगा। देखिए अज्ञ और अनभिज्ञ ध्यान में रखेंगे, अज्ञ और अनभिज्ञ यह दोनों एक ही जैसे शब्द माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये विज्ञ का अर्थ क्या होता है? विज्ञ, जो सब कुछ जानता है वह विज्ञ होता है। तो आप ये तो होगा नहीं, आपका यही पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी मूर्ख अज्ञ का होता है, अनभिज्ञ भी होता है, जो कुछ भी नहीं जानता है मूर्ख होता है, उसको भी हम लोग अज्ञ की संज्ञा देते हैं। किनके उत्तर सही आए हैं? पांचवें का सी उत्तर बहुत सारे साथियों के आ गए हैं भाई, बहुत अच्छी बातें हैं। पिंकी कुमारी के उत्तर पांचवें का सी आ रहा है, बहुत सारे मेरे साथियों के उत्तर सी आ रहे हैं, बहुत सारे के ए आ रहे हैं। तो सी उत्तर नहीं बल्कि ए उत्तर आपका सही हो जाएगा। करें निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ये करें स्नेहा ने गीत की दो चार लड़ियां गाई। पहली बात तो लड़ियां में ऐसे होता है, ठीक है, गाई, ये गलत है आपका। परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। प्रणाली है ना, ये प्रणाली है ना, परीक्षा की प्रणाली दिया है ना, तो यहां पर बदलनी चाहिए, होना चाहिए था, ये गलत है आपका दोनों। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, ये बात सत्य है कि ये वाक्य हम लोग देखते हैं कि जो केरल है वह अहिंदी भाषी प्रांत है। कहीं भी इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए विकल्प संख्या जो सी है वे आपके सही उत्तर हो जाएंगे। आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अभी तक किनके उत्तर बिल्कुल सही आए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। करें कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। करें आग पर लौटना, ये करें दूसरों में झगड़ा करा के अलग हो जाना, ईर्ष्या से जलना, क्रोध को और भड़काना। क्रोध को और भड़काने का मतलब होता है कि आग में घी डालना, यानी क्रोधी व्यक्ति को और ज्यादा उत्तेजित करना। ये नहीं होगा आपका ईर्ष्या से जल। आग पर लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या से जलना। ऑप्शन नंबर बी 7वें का आपका सही उत्तर हो जाएगा। गुड इवनिंग जी, सभी लोगों को नमस्कार। नीतू जी, भवेश कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे साथियों के 7वें का बी उत्तर आना शुरू हो गया है, ईर्ष्या से जलना। जी हाँ, आज के टेस्ट में आपके नंबर काफी अधिक आने चाहिए थे, और कितना नंबर आया है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप लोगों ने आज का टेस्ट दिया होगा तो कितने नंबर आपके आए हुए हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग ईमानदारी से उत्तर बताना कि आज के टेस्ट में कितना नंबर तक आप लोगों का आया हुआ है। और मुझे लगता है कि 40 में मिनिमम आना चाहिए था, तो कम से कम जिस हिसाब से आपकी अभी तैयारी नहीं है उस हिसाब से कम 36 नंबर आने चाहिए थे 40 में। और कोई ऐसा है क्या जिनका 36 नंबर इस समय आया हुआ है? ईमानदारी से एकदम बताना कि किसका आंसर आया हुआ है। करेक्ट कि सही विकल्प को चुने। निम्न में से कौन सा शुद्ध सामाजिक विज्ञान है? तो शुद्ध सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या है? राजनीतिक विज्ञान, यह सामाजिक विज्ञान नहीं है, सांख्यिकी नहीं है, मानव शास्त्र। जो मानव शास्त्र होता है यह शुद्ध सामाजिक विज्ञान है। इसका मतलब है कि विकल्प संख्या आपके सी यहां पर सही उत्तर होंगे।
आंसर आना शुरू हो गया है और 8वें का सी उत्तर आना शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? प्यारा क्वेश्चन है आपका कि वर्धा के संस्थापक कौन माने जाते हैं, और आपको पता भी होगा कि वर्धा के संस्थापक जो माने जाते हैं वो कौन है? महात्मा गांधी। वर्धा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी तरह से इसका पालन भी करवाया था, और उनका उद्देश्य था कि जो लोग कुछ भी नहीं जानते हैं वो लोग भी कहीं कभी जो है कि लिखना पढ़ना कम से कम जान सकें। सर टेस्ट कहाँ होता है? टेस्ट हमारा जो है साथियों पटना में बिखना पहाड़ी में होता है। यह आपका ऑफलाइन टेस्ट है। ऑफलाइन टेस्ट है। और ऑनलाइन टेस्ट जो हमारा होता है वो होता है प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह। प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह। इस एप्लीकेशन पर, इस ऐप पर आपको मिल जाएगा हमारा हिंदी का टेस्ट। इसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप ऑनलाइन बैठे बैठे, घर बैठे बैठे आप हिंदी के टेस्ट भी अच्छी तरह से दे सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है। करें खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को काटकर बनाया जा सकता है। देखिए यह बात बिल्कुल सत्य है, समझिए बात को। सर तैयारी नहीं है तो 36 आना चाहिए, और तैयारी हो तो कितना आना चाहिए? मैंने ये नहीं कहा कि तैयारी नहीं है तो 36 आना चाहिए। मैंने कहा कि अगर कंप्लीट ही तैयारी नहीं है आपकी तब भी 36 आना चाहिए था। कंप्लीट का मतलब है कि बहुत सारी चीजें आप ये सोचते हैं कि अधूरी है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि आसान चीजें इसमें दिया हुआ है जो कि आप टीआरई 3.0 में, 2.0 में, 1.0 में देते हुए आ रहे हैं और एक आध नंबर से कट रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं कहीं आपने कुछ पढ़ा भी तो है। हमारा क्लास और टेस्ट ये दोनों मिल जाएगा, है ना। और मैं 10 मई के बाद से बहुत सारी चीजों को स्टार्ट भी करूंगा। अभी तो संभावनाएं ईश्वर की कृपा से भी लग रहा है कि स्टेट के भी एग्जाम होंगे। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो सहभागिता तो इसमें लेना चाहते हैं शिक्षक भर्ती के एग्जाम में, लेकिन कहीं न कहीं जो है स्टेट के कारण वो मार खा रहे हैं। तो स्टेट संभावना लग रही है ऐसा, और संभवतः श्योर है कि आना चाहिए। तो अगर आता है तो उनके लिए बेहतर अवसर है, आप लोगों के लिए बेहतर अवसर है कि तैयारी का थोड़ा सा मौका और मिल जाएगा। बेहतर होगा कि आप अच्छी तरह तैयारी करिए, और स्टेट आता है तो उसके बाद से शिक्षक भर्ती आना एकदम तय है, कोई समस्या भी नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कार्य की वैज्ञानिक, ये तो हो गया आपका, ये बात सत्य है कि खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप खड़ी पाई को काटकर बनाया जाता है, जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ग में खड़ी पाई हमने दिया ना, लेकिन हमने कहा वाग जाल, वाग जाल। तो अब मुझे बताना कि ग और ज का एक संयुक्त रूप बना कि नहीं बना। ग और ज का संयुक्त रूप में पहला वाला व्यंजन हमेशा आधा हो जाता है। आधा होने का मतलब है वो आधा व्यंजन कभी नहीं होते हैं, ना वर्ण होते हैं, लेकिन उस पर हलंत या हल चिन्ह लग जाता है। जैसे ग है तो ग को हलंत ना लगा करके ऐसे लिखने का प्रावधान होता है, ठीक है ना। तो खड़ी पाई हट गया। जैसे हमने कहा निर्विघ्न, ध्यान में रखेंगे निर्विघ्न। अब घ पर इसको खड़ी पाई को हटा करके घ और न ये संयुक्त व्यंजन बन गया है। तो आप देख सकते हैं ये बात बिल्कुल सही है कि संयुक्त रूप जो है वो खड़ी पाई को काटकर बनाया जाना चाहिए। ये पहला पॉइंट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए, ये बात सत्य है। जो पूर्वकालिक प्रत्यय कर लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि वह खाना खाकर सो गया, वह खाना खाकर सो गया। तो एक क्रिया के होने के बाद अगर कोई करता है दूसरी क्रिया को करता है तो आने वाली पहली क्रिया पूर्वकालिक के दायरे में आती है।
अब आप देख पा रहे होंगे कि पूर्वकालिक क्रिया में जो ये कर लगा हुआ है, खाना खाकर, तो खा एक क्रिया है, जा क्रिया है, खा जा रह पी ये धातु होती है, जिसमें ना प्रत्यय लगने से खाना जाना पी ना रहना हो जाता है। अब ये खाकर, तो पूर्वकालिक क्रिया में कर लगा होता है, यही होता है आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक, ये बात भी बिल्कुल सही है, पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। करे द और ह के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लगाकर बनाए जाएं, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे हमने कहा उद्धरण, उद्धरण इस तरह से लिखते हैं, यह उद्धरण। ठीक, तो द पर क्या लगता है, हलंत लगता है। इसी प्रकार ह के भी संयुक्ताक्षर लिपि जो है वो आपके हल चिन्ह लगा करके बनाए जा सकते हैं। तो द और ध आप देख सकते हैं संयुक्ताक्षर है। उसी प्रकार से जब हम लोग ह्रस्व बोलते हैं, ह्रस्व आप कहते हैं ना ह्रस्व, तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर भी हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, ये भी आपका सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों आपके सही हो जाएंगे। यहां पर तीनों आपके सही हैं, और आपने इसकी विस्तृत व्याख्या भी देख लिया होगा कि किस प्रकार से तीनों आपके सही हो गए हैं। क्लियर है? हाँ बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग तत्काल दीजिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, मैं कह रहा हूं कि सप्तपर्णा किसकी कृति है? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इस प्रश्न का मुझे उत्तर बताएंगे कि सप्तपर्णा किसकी कृति है। हेलो सर एसके त्यागी जी, सभी लोगों को नमस्कार। मयंका श्रीवास्तव जी हैं, बहुत सारे साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और आपको दोस्तों बताना है कि जो आपका सप्तपर्णा है किसकी कृति मानी जाती है। कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। आंसर आ रहा है महादेवी वर्मा, और बिल्कुल सही आंसर आया है। किसका आया है भाई? बहुत ही अच्छा आंसर है, महादेवी वर्मा निखिल कुमार के आया है सबसे पहले। जो सप्तपर्णा है साथियों, ध्यान में रखेंगे, सप्तपर्णा ये महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा का कविता संग्रह है। ठीक है, कविता संग्रह है। इसका जो प्रकाशन हुआ था यह 1959 ईस्वी। ठीक है, इसका प्रकाशन होता है। हम लोग जब बात करते हैं जयशंकर प्रसाद, तो आपको पता है कि आंसू झरना, आंसू झरना लहर कामायनी, हालांकि कामायनी महाकाव्य है, आंसू झरना लहर ये इनके कविता संग्रह माने जाते हैं। हम लोग बात करते हैं निराला की, तो परिमल गीतिका, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कविता संग्रह माने जाते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी विकल्प हो जाएगा, महादेवी वर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करे प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? निहार होगा, दीप शिखा होगा, नीरजा होगा, रश्मि होगा। दीप शिखा होगा, निहार होगा, रश्मि होगा, नीरजा होगा। निहार होगा, रश्मि होगा, नीरजा होगा, दीप शिखा होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखते हैं इस प्रश्न का सबसे अच्छा आंसर कौन बताता है। सर 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में क्या है जी? बोलिए, क्या देखें? कोई डाउट है क्या 10 नंबर में? कौन बोला है? नीतीश कुमार। नीतीश जी कोई डाउट है 10 नंबर में क्या? अगर कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए, बोलिए। 10 नंबर में कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। द और ह के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत लग कर बनाए जाते हैं। अरे भाई मान लीजिए कि द्वारा हमें लिखना है, समझिए द्वारा, तो आप कहीं कहीं ऐसे भी देखे होंगे द्वारा लिखते हुए, है ना? तो द और व यह संयुक्ताक्षर हो गया आपका, और द पर हलंत लगा हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सही है। आप लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तर बताइए सभी लोग।
रुक जाना जरा, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुक जाना। क्या पूछ रहा है? अच्छा, अशुद्ध प्रयोग है। 1 मिनट भाई साहब, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया है, मैंने ध्यान नहीं दिया है भाई। ये तीनों सही है ना? ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। हाँ हाँ, ये पूछ रहा है अशुद्ध प्रयोग। देखिए मैंने पढ़ा नहीं है, इसीलिए मैं जब अशुद्ध और शुद्ध इस तरह के क्वेश्चन देता है तो बेसिकली हम इसको लाइनिंग में कर लेते हैं ताकि ये माइंड में बना रहे। जहां पर मिस्टेक मुझसे ये हो गया कि मैंने ध्यान दिया कि भाई शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध में तो सभी हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, लेकिन ये पूछ रहा है अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध इनमें से कुछ भी नहीं है, सभी शुद्ध हैं, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बात मैंने ध्यान नहीं दिया भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए। हाँ बिल्कुल अशुद्ध पूछा है, ठीक है ना? तो कोई बात नहीं है, देखिए हम आंसर तो आपको सही बता रहे हैं ना, ट्रिक अगर नहीं भी सही लग पाया है तो कोई समस्या नहीं है, आपको आंसर सही बताए हैं, आप लोग ध्यान भी दे दिए, कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं 12 की। बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। देखिए, करे कि निहार, निहार इसका प्रकाशन वर्ष के अनुसार पूछा है क्या? ठीक है, तो निहार का प्रकाशन 1930, ठीक है, 1942 दीपशिखा का है, 1934 नीरजा का है, और रश्मि का है 1932। तो क्रम इसका हो जाएगा, पहले नंबर पर निहार पहले नंबर पे आ जाएगा, दूसरे नंबर पर आएगा आपका रश्मि, तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपका नीरजा, और चौथे नंबर पर आ जाएगा दीपशिखा। तो पहले पर निहार, ये है आपका रश्मि, ये है, तीसरे पर आ जाएगा नीरजा और चौथे पर दीपशिखा। उपयुक्त में से जो सी वाला विकल्प है यह आपके सही उत्तर हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार एक स्त्री को पालता है, तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। यह कथन किसका है? यह कथन महादेवी वर्मा जी का है। किसका है? महादेवी वर्मा जी का माना जाता है, प्रभा खेतान और अनामिका नहीं होगा, ठीक है। तो यह कथन किसका है? महादेवी वर्मा जी का माना जाता है। इन्होंने बहुत बड़ी बात कहा है इसमें, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो भूषण पहले आ गए हैं, चिंतामणि, केशवदास, सेनापति। तो पहले आते हैं केशवदास इसमें, फिर आ जाएंगे आपके दूसरे नंबर पर सेनापति, फिर आएंगे आपके भूषण और चिंतामणि में चिंतामणि, फिर आ जाएंगे भूषण, ठीक है। तो केशवदास सेनापति, केशवदास सेनापति, फिर चिंतामणि और भूषण लास्ट में आ गए। तो आपका यहां पर सी वाला विकल्प, क्वेश्चन नंबर 14 का जो सी विकल्प है ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। कितने लोगों के विकल्प संख्या सी आपका सही उत्तर आया है? 14 का सी उत्तर बहुत सारे साथियों के आ गया है, और यहां पर मुझे लगता है कि आपके उत्तर बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का रहा है आपका कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे श्याम हरित दुति होय। इसमें रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है। संकेतित क्या चीज नहीं है, आइए देखते हैं। करे, मन के कलुष का दूर होना, है ना। तो ये तो संकेतित है, क्योंकि कह रहा है ना कि मन के कलुष का दूर होना, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, इसमें बात कर रहा है। करे, गौरवर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना, करे श्याम रंग का हरित वर्ण होना, ये बात भी सही है। तो आपका यहां पर बी वाले आंसर करेक्ट होंगे, गौरवर्णीय राधा का श्याम वर्णी होना, यानी विकल्प संख्या बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे आपका 16 का।
करे कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन, इसको आप ऐसे कर लीजिए भाई, नहीं दिक्कत हो जाती है। करे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं, एकदम सही बात है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जैसे कबीर हुए, कबीर हुए ज्ञानाश्रय शाखा से हैं। रैदास हुए, रैदास या रविदास हुए। आपको पता है कि इन दोनों कवियों ने राम को आराध्य देव माना था। किसको? अपना आराध्य देव इन्होंने राम को माना है। गोस्वामी तुलसीदास की जब बात करते हैं तो राम को तुलसीदास ने भी माना है। किसने माना है? तुलसीदास ने भी अपना आराध्य देव स्वीकार किया है। लेकिन इन दोनों में अंतर है। जब तुलसीदास जी राम की बात करते हैं तो ये उस राम की बात किए हैं जो अयोध्या वाले प्रभु राम हैं, जो दशरथ के पुत्र राम हैं, है ना, जिनका की विवाह सीता के साथ हुआ है, यानी सीता की विवाह जिस राम के साथ हुआ था उस राम की ये बात तुलसीदास जी करते हैं। और जब हम लोग बात करते हैं कबीर और रैदास की, तो कबीर ने खुद कहा है कि मेरे राम अलग हैं, मेरे राम अलग हैं। और इसका मतलब है कि यह उस राम की बात नहीं करते हैं जो अयोध्या वाले राम हैं। इसलिए राम खासतौर पर कहा गया है ना आपका कि भक्ति द्रामणी उपजी लाए रामानंद, भक्ति द्रामणी उपजी लाए रामानंद, और प्रकट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। तो किसने प्रकट किया है राम शब्द को? कबीर ने। पहले संत कवि कौन माने जाते हैं? कबीर। और कबीर ने राम का नाम लिया है, लेकिन उस राम की बात नहीं इन्होंने किया है जो अयोध्या वाले प्रभु श्री राम हैं। ठीक है, तो रामानंद राम शब्द को लाए थे कहां से? दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। तो कबीर संत कवि हैं, ये बात तो सही है, निराकार की उपासना करते हैं। कबीर और रैदास की जब बात करते हैं तो साथियों भक्ति काल अपनी दो शाखाओं में बढ़ता है। एक तो है आपका निर्गुण और दूसरा है सगुण। ठीक है, निर्गुण की दो शाखाएं हैं आपकी, एक है ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी है प्रेमाश्रयी शाखा। जब हम लोग बात सगुण धारा की करते हैं तो इसी में एक आती है राम भक्ति शाखा, दूसरा आता है कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा किससे आती है? निर्गुण से। और जितने भी निर्गुण संत हैं, जो भी निर्गुण उपासना करते हैं, ये आपको संत कवि कह जाते हैं। और सगुण वाले जो होते हैं या तो राम भक्ति से संबंधित या तो कृष्ण भक्ति से संबंधित कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति के सभी कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। किसका? निराकार। मैंने आपको अभी बताया है कि जो कबीर के राम हैं इनका कोई रूप रंग आकार नहीं है, लेकिन जो तुलसी के राम हैं ये प्रभु श्री राम अयोध्या वाले राम हैं, जिनको जो कि आपके दशरथ के पुत्र हैं। तो ये बात तो आपका बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कबीर संत कवि हैं, ये बात भी सही है क्योंकि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित है, अभी मैंने आपको बताया भी है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, कवि नहीं है। संत तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। और अगर राम भक्ति शाखा के दोस्तों कवि होंगे गोस्वामी तुलसीदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसका मतलब है कि सगुण धारा के कवि हैं, ना कि निर्गुण धारा के। तो ज्ञानाश्रयी तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि यही आपका असत्य कथन है। बहुत सारे मेरे साथी आज गायब हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें सीखने को मिल भी रही हैं। हाँ, कबीर के लिए, पिंकी कुमारी, कबीर के लिए राम एक जपने का नाम है। बाकी कहे है ना, कबीरदास जी ने लिखा है ना कि रा और मां के बीच में कबीरा गया लुकाए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करें मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? पहला करें बांगरू है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है। आगरा, मथुरा, मथुरा ब्रजभाषा का केंद्र है। आपको पता है कि मथुरा इसका केंद्र मथुरा है। ठीक है ना। खड़ी बोली की बात करते हैं तो खड़ी बोली आपका जैसे सहारनपुर, ठीक है, इधर आपका जब आप जाएंगे दिल्ली से सटे हुए एरिया जैसे नोएडा वगैरह, इधर आपके खड़ी बोली ही बोले जाते हैं। बांगुर या हरियाणवी, हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोले जाते हैं। हरियाणा अथवा
उसके आसपास के क्षेत्र। ठीक है, और ये तीनों जो बोलियां हैं, ये इसमें दो और सम्मिलित कर देते हैं हम, बांगुरी या खौरी बोली हो गया। ठीक है, बुंदेली और कन्नौजी दो छूटा हुआ है, एक बुंदेली जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बोला जाता है, और प्लस कन्नौजी। कन्नौजी, ये टोटल जो 5 बोलियां हैं, ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। किस हिंदी के अंतर्गत आती हैं? तो आप कहेंगे साथियों, यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आपके सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रजभाषा। क्या होगा? हाँ, मथुरा है ना, तो ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। बोलिए किनके उत्तर आए थे सही? 17वें का सी, आशु कुमारी। बहुत सारे साथी हैं यहाँ पर जिनके उत्तर सही आए हुए हैं। निहारिका जी का उत्तर सही आया है, ऋतु कुमारी, कुमारी रेखा है, राजीव कुमार हैं। 17वें का सी उत्तर इनका आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर अ का उच्चारण में, अ के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है? कर दंत और ओष्ठ की, कंठ और तालु की, छंद और तालु की। हम देखना चाहते हैं कि कितने साथियों के उत्तर सही आते हैं, कितने लोगों के उत्तर सही आते हैं। आइए हम लोग देखना चाहते हैं, देखते हैं कि कौन कौन इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। जरा बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके ईमानदारी से। चलिए भाई, सारे स्वरों को मैंने लिख दिया है। अब सारे स्वरों का हम वर्गीकरण करके आपको बताते हैं कि किनका उच्चारण कहां से होता है। पूरी बातों को अगर समझ लेंगे तो बेहतर तरीके से आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी, तैयारी भी हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूं कि जिन चीजों को मैं लिख रहा हूं उसको लिखते हुए चले जाइए। जब हम लोग साथियों बात अ और आ की करते हैं तो इसका उच्चारण होता है कंठ से, इसलिए इसको कंठ वर्ण के नाम से जानते हैं। जब हम लोग ई की बात करते हैं, ई तो जीभ का बीच वाला हिस्सा ऊपरी तालु के भाग से सट रहा है, इसलिए इसको हम लोग तालव्य व्यंजन कहते हैं, तालव्य स्वर के नाम से भी जानते हैं। री, जब री की बात करते हैं तो जीभ हमारा ऐसे मुड़ करके ऊपरी तालु के अग्रभाग को हल्का सा टच कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। ठीक, हम जब री की बात कर रहे हैं तो री भी एक प्रकार का स्वर है। मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना। यह वाला री, यह संस्कृत भाषा का स्वर है। जैसे हम कहते हैं ना कि अ ई ऊंड री लृक ए ऊंड ए ऊंच है वरट लड़, यानी जो माहेश्वर सूत्र हम जब पढ़ते हैं तो अ ई ऊंड री लृक, तो री लृक आपका शब्द है, माहेश्वर सूत्र है जो महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों को क्रिएट किया था। तो उसमें री लृक आता है, लृ आता है, यानी लृ भी एक प्रकार का स्वर होता है, और लृ आपका संस्कृत भाषा का स्वर होता है ना कि हिंदी में होता है। तो कंठ तालव्य मूर्धन्य और लृ जो होता है यह दंत स्वर माना जाता है, दंत वर्ण है। उ और उ की बात करते हैं तो यह ओष्ठ वर्ण है। कैसा वर्ण है? ये कहेंगे आपका कि ओष्ठ वर्ण माना जाता है। जब प्यारे साथियों हम लोग बात ए और ए की करते हैं, जब ए और ए की बात करते हैं, उतार लेना, मैं एक चीज आपको बताता हूं, इन बातों से आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि ए की जब बात करते हैं तो ए आपका बनता है अ और ई के योग से, अ और ई के योग से बनता है। अ का उच्चारण आपका कंठ से होता है, जैसा कि हमने बता रखा है, और ई का जो उच्चारण होता है यह तालु से होता है। इसलिए इन दोनों के मिलाने से कंठ तालव्य हो जाता है। क्या होता है? कंठ तालु या कंठ तालव्य, जो भी कह लीजिए। आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि अगर ए का उच्चारण कंठ तालु से होता है तो ए का भी उच्चारण कंठ तालु से ही होगा। क्लियर है? तो आपका ये हो जाएगा कंठ तालु, उपयुक्त आपका बी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? जब हम लोग बात ओ और ओ की करते हैं, ओ और औ की करते हैं, आइए इनको देख लेते हैं कि इनका उच्चारण कहां से होता है। ओ और औ का उच्चारण, आप ओ की बात करेंगे तो अ के साथ उ का जब योग होता है यह बनता है ओ। क्या बनता है? ओ बन जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि अ जो है यह कंठ वर्ण है, उ की बात करते हैं तो यह ओष्ठ है। कौन सा वर्ण है? हमने लिखवाया है, ओष्ठ है। दोनों के मिलने से कंठोष्ठ बनता है। क्या बनता है?
कंठोष्ठ, है ना। तो अगर आपका उ और उ की बात करेगा तो यह कंठोष्ठ वर्ण हो जाएगा। ये बातें स्पष्ट हो चुकी हो तो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। तो आपने क्या कहा, हमने रुका थोड़ा सा, यानी अल्प विराम लगेगा, और मैंने नहीं सुना यानी लास्ट में यहां पर आपके पूर्ण विराम लगेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगता है। तो एक आपका पूर्ण विराम लगेगा, तो एक अल्प विराम हो जाएगा और एक पूर्ण विराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। मयंका श्रीवास्तव, बोलिए भाई, आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? एक बार कम से कम कमेंट बॉक्स में उत्तर तो बता दीजिए कि सर पढ़ने में मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा होगा तभी हम लोग पढ़ेंगे, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। रात हो चुकी है, सोने का वक्त है ना। कॉफी को बंद करेंगे धीरे से, वीडियो को ऑफ करेंगे, आराम से सो जाएंगे, आपका नेट भी बचेगा। क्यों हम भी अपनी जुबान को खराब कर रहे हैं? तो कम से कम एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दें आप लोग कि आप लोगों को मजा आ रहा है। जब पढ़ने में मजा आए दोस्तों, या किसी कार्य को करने में मजा आए, तभी वो कार्य करना चाहिए, अन्यथा कॉपी को ऐसे रखिए, पेन को ऐसे रखिए, आप बंद कर दीजिए और सो जाइए। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, मजे लेते हुए पढ़ेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 में आप हिंदी के सेशन को, ये हमारे जो है 6 to आपका ये जो बैच चलता है वो लगभग 4 से 5 बजे तक चलता है, जिसमें कि हम आपको कराने पूरा कंप्लीट इस कोर्स को कराने का प्रयास करते हैं। ये बैच आप देख सकते हैं, जो आपको बैच लेना है वो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे भी हम प्रचार बहुत ज्यादा करते नहीं है, आपको पता भी है, प्रचार से आप लोग इरिटेट भी होते हैं। आपके सुविधा के अनुसार प्रचार को छोड़ दिया हमने करना। कुछ लोगों ने बीच में कमेंट किया कि सर आप बहुत ज्यादा प्रचार करते हैं। मैंने कहा हटा दो, इससे मेरा कोई फायदा होने वाला नहीं है, मुझे कोई उसका फायदा नहीं चाहिए। हम इसलिए करते हैं कि अगर आपके फायदे में मेरा फायदा नहीं थे तो मैं उसको करना पसंद करता हूं, अन्यथा वो करना पसंद नहीं करता हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है। मेरे दोस्तों इसको थोड़ा सा बताना एक बार, मैं चाहता हूं इस प्रश्न को आप लोग बताइए। 20 का बी उत्तर पिंकी कुमारी का आ रहे हैं, नवीन कुमार के बी आ रहे हैं, भवेश कुमार के बी आ रहे हैं। ठीक है, बी आंसर आ रहा है। कोई कह रहा है कि पा होगा, क्या सही है क्या? अगर आप लोग पा कह रहे हैं तो मैं भी मार देता हूं। देखिए बूढ़ा आपका शब्द है, ये बूढ़ा आपका शब्द है, इसमें जब पा प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाता है बुढ़ापा। बूढ़ा जो होता है आपका, यह एक विशेषण है। ये क्या है तो आप कहेंगे विशेषण है। और कैसा विशेषण है तो आप कहेंगे गुणवाचक विशेषण है। जैसे कहते हैं ना कि बूढ़ा है, जवान है, अमीर है, गरीब है, उसकी विशेषताओं को, व्यक्ति की विशेषताओं को बताने का कार्य करता है। ये प्रत्यय है जब जोड़ देते हैं तो ये शब्द बनता है आपका बुढ़ापा। ये क्या बन जाता है? बुढ़ापा। और बुढ़ापा जो होता है यह अवस्था के भाव को बताता है, यह भाववाचक संज्ञा हो जाता है। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। आइए हम लोग कुछ ऐसी संज्ञाओं को जानते हैं जो इस प्रकार से बनते हैं। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, और विशेषण से बनने वाली हम भाववाचक संज्ञाओं की चर्चा आपको करने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहां पर लिखा विशेषण, हमने यहां पर लिखा विशेषण और हमने यहां पर लिखा भाववाचक संज्ञा। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है और कैसे पहचानेंगे कि यह विशेषण है? अगर किसी संज्ञा के पहले कोई शब्द लगा करके प्रश्न करते हैं, उत्तर मिलता है, तो वहां पर वो शब्द विशेषण हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक शब्द लिया दोस्तों, ईमानदार। मेरी बात को बहुत ध्यान पूर्वक समझना है, बहुत गहराई से आपको बता रहा हूं। हमने कहा ईमानदार क्या है, ईमानदार क्या है, और हमने कहा भाई ईमानदारी क्या है, दोनों में क्या फर्क है? आप कहेंगे कि सर दोनों में फर्क है ना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब हम कहते हैं ईमानदार, तो ईमानदार व्यक्ति होता है, व्यक्ति कैसा है? ईमानदार है। आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि ईमानदार शब्द आपका भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है? इसके आगे व्यक्ति जोड़ दीजिए, ईमानदार व्यक्ति। ठीक, ईमानदारी व्यक्ति जोड़ दीजिए, व्यक्ति जोड़ दीजिए। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि क्या व्यक्ति ईमानदारी व्यक्ति होता है? क्या
कभी आपने सुना है कि ईमानदारी व्यक्ति होता है? आप कहेंगे नहीं होता है, इसलिए व्यक्ति नहीं हो पाएगा, यह व्यक्ति की विशेषता नहीं बता पाता है। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि ईमानदार व्यक्ति, तो यह व्यक्ति की विशेषता बताता है। देखिए, हम आपको दैनिक जीवन में कैसे इसको प्रयोग करते हैं वो बता रहा हूं। नहीं तो मुझे भी ये बात आता है कि यार ईमानदार याद कर लो विशेषण है, ई प्रत्यय लगता है तो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। ये मैं भी बता सकता था, लेकिन अंतर हो जाता है कभी कभी। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि पाप क्या है, अगर ऐसी बात है कि इसमें ई प्रत्यय जोड़ने पर ही भाववाचक बनता है, तो हम आपसे कहेंगे कि भाई ये बताना जरा पाप क्या है। तो पाप व्यक्ति लिख देना इसको, और यहीं पर लिख देना पापी व्यक्ति। क्या लिख देंगे? पापी व्यक्ति। फिर बताइए, ई प्रत्यय तो मैंने लगाया है, तो क्या ई प्रत्यय लगाने पापी व्यक्ति होता है ना, यानी पापी आपका विशेषण हो जाएगा ना। तो पाप क्या होगा? भाववाचक संज्ञा हो गया। आप क्या हुआ? भाववाचक संज्ञा हो गया। तो फिर तो आपको यह कहना चाहिए था कि अगर ई प्रत्यय लगाया आपने तो भाववाचक ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सेंटेंस को समझना चाहिए, कैसे प्रश्न बना करके हम उत्तर करेंगे जिससे हमें यह निर्धारित हो सके कि कौन सा भाववाचक संज्ञा है, कौन सा नहीं है। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पापी, पाप क्या है? पाप क्या है? आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा है, लेकिन पापी क्या होता है? तो पापी एक व्यक्ति होते हैं ना। व्यक्ति कैसे होते हैं? पापी होते हैं, पापी हो जाएगा। हमने कहा इसी प्रकार न्यायी, तो न्यायी आपका क्या है? विशेषण है, लेकिन न्याय क्या है आपका? ये कहेंगे आप भाववाचक संज्ञा हो गया। हमने कहा अच्छा, तो अच्छा विशेषण है। अच्छा क्या है दोस्तों? आप कहेंगे विशेषण है, लेकिन मैंने कहा अच्छाई, अच्छाई ये भाववाचक संज्ञा हो गया। हमने कहा बुरा क्या होता है? विशेषण होता है, लेकिन हमने कहा बुराई क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि जो बुराई होता है यह भाववाचक संज्ञा हो जाता है। बोलिए, यह बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? ये बात समझ में आ गया ना कि अगर इनके आगे व्यक्ति जोड़ेंगे तो पापी व्यक्ति होता है, न्यायी व्यक्ति होता है, अच्छा व्यक्ति होता है, बुरा व्यक्ति होता है। क्रोध, एक शब्द आता है क्रोध और क्रोधी। अगर हम कहते हैं क्रोधी, ठीक, विशेषण है। क्रोध क्या होगा? यह आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा है ना। प्रेम भाववाचक संज्ञा है, और प्रेमी यह विशेषण है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारी चीजों को आप जानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, इसमें कौन सा कारक है? देखता हूं इस प्रश्न का सही उत्तर सबसे पहले कौन देता है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, इसमें कौन सा कारक प्रयोग में आया हुआ है? कमेंट बॉक्स में एक बार उत्तर बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। और आने उत्तर शुरू हो गए। ए, अपादान कारक। साथियों, अपादान कारक बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितने लोगों के अपादान कारक आ रहा है? कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए सभी लोग। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अपादान कारक साथियों क्या होता है? इसकी विभक्ति होती है से। यह से कई अर्थों में प्रयुक्त होती है। जैसे मान लीजिए एक अर्थ तो होता है पहला अलगाव, कुछ महत्वपूर्ण मैं लिख रहा हूं, अलगाव की बात हम करते हैं। ठीक, हम कहते हैं तुलना, तुलना के अर्थ में, इसका दूरी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, से का प्रयोग हम लोग दूरी के अर्थ में करते हैं, भय के अर्थ में करते हैं। बस 3-4 रहने दीजिए, पर्याप्त है। और भी अर्थ हैं लगभग 5, 6, 7, 8 हैं इसके, तो हमने कुछ ही लिखा है। जैसे कि अलगाव की दशा में, तुलना की दशा में, दूरी और भय की दशा में। हमने कहा कि मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। अब स्कूल से बहुत दूर है, ये दूरी की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि अपादान कारक का प्रयोग यहां पर किया गया है। अगर मैं तुलना की बात करता हूं, जैसे मैंने कहा आप मुझसे अच्छे हैं, आप मुझसे अच्छे हैं, आप मुझसे अच्छे हैं, तो आप मुझसे अच्छे हैं, इसका अर्थ है कि यहां पर तुलना की बात कर रहा है। दो व्यक्तियों में तुलना हमेशा की जाती है, या दो से अधिक व्यक्तियों में भी तुलना की जाती है। तो आप मुझसे अच्छे हैं, ये तुलना का भाव है, अपादान कारक है। भय, मुझे शेर से डर लगता है, मुझे शेर से डर लगता है,
यहां भी अपादान कारक की बात है। दूरी और पास इन दोनों दशाओं में भी अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। संबोधन आप जान ही रहे हैं, हे राम, यह का हो गया। संप्रदान कारक की बात थोड़ी सी हम कर देते हैं। इसकी विभक्ति होती है संप्रदान कारक की के लिए या को, के लिए या को होता है। को जो होता है साथियों, यह देने के अर्थ में होता है। किस अर्थ में? तो आप कहेंगे कि सर देने के लिए, देने के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है, देने के अर्थ में यह प्रयुक्त होता है। क्लियर बात? हम इसके एग्जाम्पल को आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। के लिए हमने कहा अध्यापक, अध्यापक बच्चों के लिए चॉकलेट लाया, चॉकलेट लाया। तो जब हम करते हैं कि बच्चों के लिए चॉकलेट लाया, के लिए जो विभक्ति है यह संप्रदान कारक की हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं को से। गरीबों को वस्त्र दो, वस्त्र दो। जब हम कहते हैं गरीबों को वस्त्र दो, गरीबों को, इसमें कौन सा कारक है, इसमें किस कारक का प्रयोग है? तो आप कहेंगे कि संप्रदान कारक का प्रयोग इसमें किया गया है। किसका है? तो आप कहेंगे संप्रदान कारक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि देने के अर्थ में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल, अलगाव तुलना इन भावों में किया जाता है विशेष तौर पर। करे किस समूह में शब्द ठीक प्रकार से रखे गए हैं? करे भाववाचक संज्ञाएं दिया हुआ है। निराशा, निराश विशेषण होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि हताश व्यक्ति, निराश व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं होता है। लेकिन निराशा, क्षमा चाहता हूं, निराश विशेषण होता है, लेकिन निराशा भाववाचक संज्ञा। हताश व्यक्ति हो सकता है, विशेषण है, लेकिन हताशा भाववाचक संज्ञाएं है। भला, बुरा, अच्छा, ये व्यक्ति होते हैं। भला, बुरा, अच्छा, कपटी, न्यायी, पापी, चोर, ईमानदार, ये व्यक्ति होते हैं, ये विशेषण होते हैं। लेकिन जब भलाई हम कहते हैं तो ये भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। विजय, भाग्य, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। विशेषण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति, पराधीन व्यक्ति, सभ्य लड़का, है ना, स्वेच्छाचारी व्यक्ति, पुराना कपड़ा, ये सब आपकी विशेषताएं बता रहा है व्यक्ति अथवा वस्तु की, इसलिए विशेषण होता है। सर्वनाम कह रहा है मैं, तुम, मैं उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, हम उत्तम पुरुष, तुम्हारा मध्यम पुरुष, क्या और क्यों, ये भी आपके सर्वनाम होते हैं। क्या और क्यों प्रश्नवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। तो यहां पर अच्छा एक और दिया हुआ है अकर्मक क्रियाएं। कह रहे हैं लजाना, मरना, सोना, पढ़ना। पढ़ना दोस्तों जो है आपका अकर्मक क्रिया नहीं है। पढ़ना जो है ये आपका सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, मरना, लजाना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं। आपका पहला, दूसरा और तीसरा ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 22 का ए करेक्ट है। बोलिए कितने लोगों को उत्तर आया हुआ है? ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। बहुत लोगों को उत्तर आ रहा है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया, उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? कह रहे ना कि करोड़ों का घाटा हो गया, इसका मतलब है संख्या बोधक होगा? जी नहीं। एक बात ध्यान में रखेंगे, 1 2 3 10 20 100 1000 करोड़ ये होता है, करोड़ों होता है, शब्द संख्यावाचक में आता है। लेकिन ध्यान में रखेंगे करोड़ों का मतलब है कि वो 1 करोड़ की बात कर रहा है, 2 करोड़ की बात कर रहा है, 10 करोड़ की बात कर रहा है, ये निश्चित नहीं है। ठीक है, तो यह अनिश्चय बोधक है। कैसा होगा? अनिश्चय बोधक होगा। विकल्प संख्या आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर विजय में कौन सी संज्ञा? देखिए विजय दो बातें हैं, एक विजय किसी का नाम हो सकता है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन यहां पर विजय का मतलब होता है जीतने से संबंधित है, यह भाववाचक है। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम शब्द है कुछ, पढ़ना या भजन। सर्वनाम की बात करते हैं तो कुछ और कोई, यह हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। यह हमारे क्या होते हैं साथियों? तो आप कहेंगे अनिश्चय वाचक
सर्वनाम होते हैं। ठीक, पढ़ना की बात जब करते हैं तो पढ़ना जो होता है यह क्रिया है। क्या है? ये क्रिया होता है। और कैसी क्रिया है? तो आप कहेंगे कि यह सकर्मक क्रिया है। क्लियर होगी बातें? भजन, भजन क्या है? ये भी आपकी भाववाचक संज्ञाएं ही होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आप यहीं आइए, अन्यत्र न जाइए। इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का विशेष क्रिया विशेषण है? अन्यत्र का मतलब होता है कि अन्य कहीं और मत जाइए। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, या रीति की बात करता है, या स्थान की बात करता है? ये जो है स्थान की बात करता है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। कोई कह रहा है सर जी व्याकरण भी पढ़ाया करें प्लीज। तो पढ़ाते ही है ना भाई, व्याकरण पढ़ा ही रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। ध्यान में रखेंगे कि अधिकाधिक जो शब्द है वह अधिक और अधिक से मिलकर बना हुआ है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। अधिक और अधिक से मिलकर के आपके शब्द बने हुए हैं, अधिकाधिक। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, और इसमें ध्यान रखना कोई भी उपसर्ग नहीं है, ना तो उपसर्ग है ना तो प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ये मूल शब्द ही दोनों है। तो कह रहे कि भारत की जनता भी रेखांकित शब्द, ये रेखांकित शब्द पता है जनता होना चाहिए था। तो जनता का मतलब एक वचन। जैसे हमने कहा कि माल लुट गया, तो माल एक वचन में प्रयुक्त होता है। जनता लुट गई, तो जनता एक वचन प्रयोग होता है। हम कहते हैं ना कि जनता लुट गई। ठीक है, जनता लुट गई, इसका मतलब है कि जनता एक वचन में प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और वचन हिंदी में दो वचन नहीं होते हैं, या तो एक वचन या तो बहुवचन होता है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? कह रहे निजवाचक सर्वनाम नहीं। निजवाचक सर्वनाम में आप आता है, और आप के अंतर्गत यहां जो आता है यह होता है स्वयं, स्वतः, अपने आप, अपने आप। ठीक, जैसे हम कहते हैं ना कि माँ तुम खा लो, मैं अपने आप खा लूंगा। तो मैं अपने आप खा लूंगा, इसका मतलब है कि यहां पर देखिए आपका प्रयोग दो जगह होता है। मैं आपको लिख देता हूं, माँ, माँ आप खा लो, माँ आप खा लीजिए, खा लीजिए, मैं अपने आप खा लूंगा, अपने आप खा लूंगा। समझना बात को, ठीक है? मैं अपने आप, अपने आप खा लूंगा। एक बच्चा कह रहा है कि मां आप खा लीजिए, मैं अपने आप खा लूंगा। यहां पर आप यदि कहने वाला यानी कर्ता अगर ये दूसरे के लिए आपका प्रयोग करता है तो आपका अर्थ तुम भी होता है। तो आपका अर्थ तुम होगा यहां पर, अर्थात यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष होगा। आप कहेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम का यह आपका मध्यम पुरुष हो जाएगा। कौन सा पुरुष? आप कहेंगे साथियों ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष होगा जिसमें तू, तुम और आपका प्रयोग किया जाता है। लेकिन आगे कह रहा है कि उस मैं अपने आप खा लूंगा, तो यहां पर जिस आपका प्रयोग कर रहा है वह कर्ता अपने लिए कर रहा है, इसलिए यहां पर आप निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बोलिए क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? बिल्कुल। तो यहां पर कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम का किसी एक का भेद है, तो निजवाचक तो होगा नहीं, इसको हटाइए, कट गया, ये खारिज हो गया। संबंधवाचक की बात करते हैं। जो सो एक और आपको चीजें बता रहे हैं, बहुत अच्छी बातें। बेसिकली आप पढ़ते हैं कि जो सो एक कैसा सर्वनाम होता है? संबंधवाचक। इसका सही उत्तर होगा वैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी चर्चा हम कर देते हैं, लेकिन दूसरे की भी हम चर्चा कर रहे हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। एकदम नई बातें बताऊंगा आपको, समझ करके मजा आ जाएगा। समझिए,
ध्यान से देखना है आपको सारी चीजों को। जैसे मेरे दोस्तों मैंने ये कहा आपको संबंधवाचक में कि जो आया है, संबंधवाचक की बात कर रहा हूं, इसके उदाहरण में लेना जा रहा हूं। संबंधवाचक सर्वनाम, लो भैया नया प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। मैंने कहा पहला, ये आप जानते भी होंगे, हमने कहा जो आया है, जो आया है सो जाएगा, तो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। तो जो और सो यह आपके रिलेशंस को बता रहे हैं, संबंधों को बता रहे हैं, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। एक नई बात यह बताना है आपको कि अगर मैंने कहा कि यह मेरी पुस्तक है, वह तुम्हारी, वह तुम्हारी। साथियों आपने यह और वह का प्रयोग केवल यह जानते होंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होता है। ठीक है, हमने कहा कि यह और वह, यह और वह, बेसिकली आप यही पढ़ते आ रहे होंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या होता है? आप कहेंगे कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। लेकिन मेरे दोस्तों एक बात और ध्यान में रखना है आपको यह और वह के बारे में कि यह और वह का प्रयोग कुल मिलाकर के 4 जगह होता है। आइए हम लोग इन चारों जगहों की बात करते हैं। पहला, यह और वह का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के, पुरुषवाचक, ढूंढना है वाक्यों को कि कैसे कैसे होता है, इसको ढूंढ लीजिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के रूप में होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अन्य पुरुष के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका प्रयोग है निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में। तीसरा इसका प्रयोग है सार्वनामिक विशेषण के रूप में। सार्वनामिक विशेषण के रूप में। और ध्यान में रखेंगे कि यह और वह को हम लोग संबंध की भी बात जब करेंगे, जब संबंध की बात करेंगे तो यह संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में भी हो जाता है, जैसा कि मैं आपको यहां पर दिखा रखा हूं। यह और वह, अब यह को आप, यह मेरी कलम है, यह निश्चयवाचक कभी मत मान लेना, क्योंकि वाक्य के स्ट्रक्चर को देखना है कि जो वाक्य का प्रारूप है, स्ट्रक्चर है, वो कैसा है, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए यह और वह का प्रयोग यहां पर आपके किस रूप में हुए हैं? यह और वह यहां पर आपका प्रयोग हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में। ठीक, आप लिख लेना इन दोनों वाक्यों में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और पुरुषवाचक की बात आप समझ ही सकते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, जिसमें कि पहला आता है आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। दूसरा आता है आपका मध्यम पुरुष। तीसरा आता है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, तीसरा आपका आता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं से संबंधित जितने भी शब्द होते हैं ये आते हैं। मध्यम पुरुष में तू आता है, तुम आता है और आप भी आता है। ठीक, हम बात अन्य पुरुष की करते हैं तो यह और वह आते हैं, यह और वह ये अन्य पुरुषों में आ जाते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा है? कह रहे महेश खेलता है और रमेश पढ़ता है और आया हुआ है। ये वाक्य आपका संयुक्त वाक्य है। कैसा वाक्य है? तो आप कहेंगे यह आपका संयुक्त वाक्य है, यह संयुक्त वाक्य है। जब हम कहते हैं कि बीमार होने के कारण रमेश आज खेलने नहीं आया, यह एक सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। ठीक, हम कहते हैं कि यह वही भारत देश है जिसे जिसे की बात कर दिया है कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर कोई उपवाक्य मिल गया तो हम कहेंगे कि यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। कैसा वाक्य होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे कि यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर तीसरा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सी वाले आंसर आपके यहां पर सही उत्तर हो जाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे वह व्यक्ति जो लोहे को पीट कर अपना गुजारा चलाता है, इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है ना? लोहा, लोहक और लोहार।
जो लोहे को पीट करके गुजारा चलाता है, इसको हम लोग लोहार कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहार कहते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सोने के कगार पर चले गए हैं, मतलब सोना चाह रहे हैं। कर आंख का अंधा नाम नयन सुख, आंख का अंधा और नाम नयन सुख यानी गुण के विरुद्ध नाम होना। यहां अपने आप कह सकते हैं कि बी वाला आंसर सही हो जाएगा। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा होना, इसका मतलब होता है कि अंधों में काना राजा। ये क्या होता है? अंधों में काना राजा। इसके लिए आता है मुहावरा, लोकोक्ति, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा यानी मूर्खों में अल्पज्ञ। बी वाले आंसर आपके यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आप देख सकते हैं साथियों कि हिंदी का जो आपके 40 क्वेश्चंस का डेली टेस्ट चलता है, इसकी फी मात्र 99 रुपए है। ठीक है, ये पर दिन आपको मंडे टू फ्राइडे को चलता है। कब कब चलता है? आप कहेंगे मंडे टू फ्राइडे को ये टेस्ट चलता है। ये टेस्ट जो हमारा है, ये प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह जो हमारा एप्लीकेशन है, यहां पर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ये 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो डेली डिस्कशन आप बिल्कुल ना छोड़िए। आप इसको डेली डिस्कशन यानी डेली टेस्ट को मार करके आत्म मूल्यांकन भी करिए और साथ ही साथ आप डिस्कशन को देखते भी रहिए। कोई कह रहा है कि सर नींद आ रहा है, अभी कोई बोल रहा है कि सर 2 बजे तक जगेंगे। करे दरिद्रता में आनंद लूटना। दरिद्रता में आनंद लूटने का मतलब क्या होता है? करे सींग काटकर बछड़ों में मिलाना, लंगोटी में फाक खेलना, 7 घाट का पानी पीना, ये होता है लंगोटी में फाक खेलना, यानी दरिद्रता में भी आनंद मनाना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि निम्न में से कर्मधारय समास किसमें है? आप कह सकते हैं चक्रपाणी में होगा, चतुर्युगम में होगा, नीलोत्पल में होगा। नील उत्पल में हो जाएगा आपका, चक्रपाणी और चतुर्युगम में नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? आप कहेंगे कि इसमें बहुव्रीहि समास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आ जाती है। रेखांकित शब्द का शुद्ध करिए। उच्च श्रृंखलता, उच्च श्रृंखलता आपके सी वाले विकल्प करेक्ट हो जाएंगे। इसको देख सकते हैं कि जो विकल्प संख्या सी है आपके सही उत्तर हो जाएंगे। नींद को त्यागना पड़ेगा। अगर आपको कुछ पाना है जीवन में तो नींद, भूख, प्यास सबको त्याग देना पड़ेगा। एक बार मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि अमिताभ बच्चन साहब का, देखिए वैसे नहीं लोग बड़े बन जाते हैं, उन लोगों ने संघर्ष किया है। उनका एक बार स्टेटमेंट मैं सुन रहा था कि भाई चीजों को त्यागना पड़ता है। मैं जब वर्क पे जाता था तो मुझे भूख लगी होती थी, खाना मेरे समक्ष होता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं खाता हूं क्योंकि टाइम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हमें आगे निकालने का रास्ता देता है। एक बार मैं, आप याद करेंगे, मैं कपिल शर्मा शो में देखा था, किसी ने कहा अब्राहिम साहब को, जॉन अब्राहिम आपका हीरो है, और रसगुल्ला आया, कहा कि सर आप सिर्फ एक रसगुल्ला खा लीजिए, गुलाब जामुन खा लीजिए। उसने कहा कि हाथ जोड़ लिया उसने। सोचिए कि हमारे समक्ष अगर रसगुल्ला रखा है, गुलाब जामुन रखा है, तो हम 1 और 2 की मांग नहीं करते हैं, हम कम से कम एक ऐसे मुट्ठा भर पकड़ करके जितना निकल जाए उतना खाने की चेष्टा करते हैं। और वह व्यक्ति जो वर्षों से मीठा का त्याग कर दिया है, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होती है कि आप एक्टिंग के लिए अपने खाने की चीज, मूलभूत चीजों को त्याग देते हैं, नींद को त्याग देते हैं, हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। कोई कह रहा है श्वेता कुमारी, ये करें कि सर आजकल नींद बहुत ज्यादा आती है। अच्छा जी, कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है? चपला, चपला, चंचला, तड़ित, विद्युत, दामिनी, दामिनी, सौदामिनी। ठीक है, ये सभी आपकी विद्युत की पर्यायवाची होती हैं। झक, मछली, जलजीव, मीन, ये सभी आपका जो है मछली का पर्यायवाची होता है। यही आपका उत्तर सही होगा, जलनिधि नहीं होगा आपका। ठीक है ना, तो विकल्प संख्या बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हर बहुत दिन बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको, जाना था उसको, अब जाना था उसको ससुराल।
ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट हो जाएंगे, जाना था उसको ससुराल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, बिजली का पर्यायवाची है। अब आगे आप देख सकते हैं गद्यांश आ गया है। कह रहा है विद्यार्थी शब्द दो शब्दों के योग से बना है, विद्या और अर्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला। विद्यार्थी शब्द की तरह अनुशासन शब्द भी दो शब्दों के योग से बना है। जल्दी जल्दी इसको करा देते हैं। अनुधनुशासन, अनु का अर्थ है अपने को वश में रखना, आदेश या नियमों का पालन करना। नियंत्रण अथवा व्यवस्था का नाम ही अनुशासन है। अनुशासन समाज के नियमों का ही दूसरा नाम है। यद्यपि अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है, तथापि विद्यार्थियों के लिए तो यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। इस काल में जैसे संस्कार, जैसी प्रवृत्तियां और जैसी आदतों का विकास हो जाता है, वे जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ती। जिस प्रकार किसी भवन का स्थायित्व तो उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर होता है, उसी प्रकार मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी काल के सिंचित और संरक्षण पर आश्रित होती है। विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसे शिशु के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है। पूर्णतया विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं होता। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट तो सकती हैं, मुड़ नहीं सकती। छात्रावास उस क्षेत्र चादर की तरह होती हैं जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो, जो कुछ अंकित करना हो, किया जा सकता है। सफेद चादर पर एक बार कुछ अंकित हो जाए, फिर से वह अपनी अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है तथा इस काल को भावी जीवन की तैयारी का काल मानकर इसमें तरह तरह के सुसंस्कार और सदृत्यां डालने का प्रयास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पहला कार्य कि अनुशासन शब्द में अनुपसर्ग निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तत्सम उपसर्ग है, तद्भव है, आगत है। आपको बताना है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। सर इतनी रात में क्लास लेके घर जाते हैं आप? मुझे घर नहीं जाना है इतनी रात को, बस क्लास लेता हूं, यहीं पर सो जाता हूं। ठीक है, जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसका सही आंसर क्या आ रहा है? ए वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर है, तत्सम उपसर्ग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करे अनुशासन का अर्थ क्या है? करे स्वयं पर नियंत्रण रखना, सही है। समाज के नियमों का पालन करना, यह भी एक प्रकार का अनुशासन ही है। और करे नियंत्रण व व्यवस्था के अंतर्गत रहना, सही है आपका। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी वाला आंसर आपके करेक्ट हो जाएंगे। उपयुक्त में से एक से अधिक। करे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है? करे क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत साथ देती है। यदि विद्यार्थी अनुशासित न हो तो उसे दंड दिया जा सकता है। ये कोई बात तो नहीं होता है, ये बात आपका नहीं हो सकता। विद्यार्थी जीवन का अनुशासन जीवन की आधारशिला को दृढ़ता, देखिए दोनों है आपका। ये वाला भी है क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत साथ देती है और विद्यार्थी जीवन का अनुशासन जीवन की आधारशिला को दृढ़ प्रदान करता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ए और सी आपके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कह रहे कि इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में किसकी उपमा दी गई है? तो मानव जीवन को एक भवन की उपमा दी गई है ना, किसकी उपमा दी गई है भाई? किसी भवन का स्थायित्व, जिस प्रकार किसी भवन का अस्थायित्व उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर होता है, उसी प्रकार मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी, ठीक है ना। तो भवन से संज्ञा इसकी तुलना की गई है। ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ए वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करें इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? बाल्यावस्था, छात्रावस्था, छात्रावस्था, छात्र की अवस्था, यही आपका क्या है? विद्यार्थी काल है। क्लियर है? तो साथियों हम लोगों ने हिंदी के सेट संख्या 481 के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विस्तृत व्याख्या आज क्लास में देखे हैं हम लोग। बेहतर तरीके से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, चीजों का एक नोट्स बनाते रहिए। जो भी टेस्ट होते हैं अगर इसका नोट्स हमारे साथ बनाते हैं, वैसे अलग से आप नोट्स नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर मेरे साथ पढ़ेंगे, कॉपी और पेन लेकर के नोट करते हुए चलेंगे तो आपको आगे इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।